भारत और चीन के बीच फ्लैश पॉइंट बनी गलवान घाटी आखिर किसकी है? चीन कहता है ये घाटी उसकी है, भारत कहता है जब से आज़ादी मिली है देश को तभी से यह घाटी भारत की है। आखिर इस पर किसका अधिकार है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान आए हैं। बीजेपी जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश खादीवाले और कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर और मेयर का चुनाव लड़ चुके विजय चौधरी जी। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। साथ में होंगे कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी, उनसे जानेंगे कि पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। तो सर, ये जो प्रधानमंत्री का जो उस दिन बयान आया था कि गलवान घाटी भारत का भी विदेश मंत्रालय का है, आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई इसको बताने में कि गलवान घाटी भारत का है? ये चीन के जो दावा है उसके बाद आया क्यों? ऐसा होता है, ये विदेश नीति है, जो भी है सोच समझ के बोला जाता है। लेकिन गलवान घाटी जो है ये जब से आज़ादी मिली है भारत की है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे जो विपक्ष है, जो कुछ लोग अनगढ़ वैसे आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए। जी हाँ, वेद प्रकाश जी का कहना है कि यह राष्ट्रीय संकट है और इसमें सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्या कहेंगे सर? आप राजनीति कर रहे हैं या सरकार के साथ खड़े हैं? देखिए, जो ये चीन का मुद्दा है, ये सेना से जुड़ा मुद्दा है और हम जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको हम सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवार के लिए कामना करते हैं भविष्य के लिए उनके अच्छा भविष्य हो, सरकार उनका साथ दे और कम से कम उन्हें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और उनके बच्चों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, देश हित का कोई भी मुद्दा हो, देश हित के मुद्दे में पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए और हम चीन के मामले में सरकार के साथ हैं। अगर अभी आपने एक सवाल किया, जब ये चीज़ मई से पता थी हमें कि हमारी घाटी में हमला हो सकता है, तो सरकार निश्चित ही इसमें सोई रही और सरकार की कहीं ना कहीं ये खामी भी जरूर रही जिससे हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। जी, 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। यह भी सवाल उठ रहा है कि उस प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र को भरोसा दिया है कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में नहीं घुसे और अभी नहीं घुसा हुआ है, तो फिर आखिर 20 जो हमारे सैनिक शहादत प्राप्त की है वो कहाँ हुई है? इस पर सर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति है। राहुल गांधी बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब वो हमारे सीमा के अंदर नहीं प्रवेश किए सैनिक चीनी, तो आखिर ये जवान कैसे शहीद हो गए? ये हमारे शहीद जवानों ने, उन्हें मारते मारते शहीद हुए हैं हमारे जवान। कहीं भी इसमें लोच नहीं है बात में। उनके घर पर जाके मारा है, हमारे मारते मारते हमारे जवान शहीद हुए हैं। जी हाँ, वेद प्रकाश जी का कहना है कि मारते मारते शहीद हुए, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि जहाँ जवान शहीद हुए हैं वो जमीन कौन सी थी। देखिए, निश्चित ही हमारे जो हिंदुस्तान के जवान हैं बहुत मजबूत हैं और निश्चित ही उन्होंने चाइना के जवानों पर हमला किया। जैसा कि मैंने टीवी के माध्यम से देखा, चैनलों के माध्यम से देखा कि रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ी है और उनकी गर्दनें भी तोड़ी हैं। ठीक है, तो हम मजबूत हैं और मजबूत ही हमारे सैनिक हैं और हमेशा रहेंगे भी। तो आपके नेता फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मेरी बात, लेकिन अब सवाल आपने उठाया कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे चाइना के लोग जो है हमारे सीमा में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने जब उन्होंने प्रवेश नहीं किया तो हमारे सैनिक को 20 सैनिक मरे कैसे? इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे सैनिक चाइना की सीमा में घुसे। वो स्पष्ट करें, वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? ये बात तो आपने अपने बयान में कह दी कि हमारे सैनिकों ने जाके आक्रमण करा। नहीं, अभी यही तो बोला। अभी हमला हुआ। नहीं, सुनो, करा। हमला, मैंने आक्रमण नहीं बोला, मैंने कहा हमला हुआ, आपस में लड़ाई हुई, हमारे सैनिक मजबूत है, मैंने ये बोला। हमारा देश का सैनिक मजबूत है, था और रहेगा। 62 में भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, पहले भी मजबूत था। ठीक है, ये खामी हो सकती है कि हमारे पास 62 में सुविधाएं इतनी नहीं थी जितनी आज हमारे पास 2020 में है, ये मैं मान सकता हूँ। बट लेकिन
आप ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वो सीमा में कौन किसकी गया। जब वो हमारी सीमा में नहीं आए तो हमारे जवान मरे कैसे। अब मेरा प्रश्न दोनों से है, भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं आप इस समय स्टूडियो के अंदर, आपसे भी है। ये अप्रैल मई से चल रही थी ये हरकत चीन की। आपकी इंटेलिजेंस, भारत सरकार की इंटेलिजेंस, किसी पार्टी की इंटेलिजेंस नहीं, भारत सरकार की इंटेलिजेंस, उसका फेल्योर है, उसने इन्फॉर्मेशन दी थी या उसका फेल्योर है। अगर थी तो तब से राहुल गांधी जी ने बयान क्यों नहीं दिए? तब से प्रधानमंत्री जी शांत क्यों थे? शहादत के बाद ये सब क्यों शुरू हुआ? इस पे दोनों आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार देश में जिसकी होती है, सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में होती हैं, खुफिया एजेंसी उनके हाथ में होती है। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है इस टाइम। ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता था कि अगर चाइना हमारे सैनिकों पे कोई हमला करना चाहता है या हमारी सीमा में घुसना चाहता है तो उनको पहले जागरूक होना चाहिए था, पूरे देश को अवगत कराना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक जो बाद में बुलाई है उसको पहले बुलाना चाहिए था, सब स्पष्ट हो जाता, सबकी जानकारी में लानी चाहिए। तो ये सरकार की कमी है, ये कांग्रेस की कमी नहीं है, राहुल गांधी की कमी नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया, क्या कहेंगे? कौन से वाले बयान पर? जो ये जो हमारे सैनिक कहाँ शहीद हुए, किस जगह पे? सेना का और सरकार का कहना है कि जब पेट्रोलिंग का जो LAC और LOC में फ़र्क है। LAC में क्या है, पेट्रोलिंग के लिए टुकड़ियां आती है फिर वापस चली जाती है। एक टुकड़ी चीन की जो है वो वापस नहीं जा रही थी, तो हमारे यहाँ जो बाबू है जो मेजर, वो गए अपने सैनिकों के साथ कि भाई आप लोग क्यों नहीं जा रहे, तो उनको पीछे से हमला किया गया। वो LAC पे था। और राहुल गांधी ने ये कहना कि हमारे जब सेना आई नहीं, इसका मतलब हमारे उस जो सेना है वहाँ गई है। तो अभी कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है? इस कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा कि चीन की सेना जो है वो हमारी सीमा में नहीं घुसी। पहले तो प्रधानमंत्री जी क्लियर करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर करे, रक्षा मंत्री क्लियर करें कि हुआ क्या है। आप राहुल गांधी को कहते हैं कन्फ्यूजन, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आप खुद कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। श्री राहुल गांधी जी बहुत गंभीरता से नहीं बोल पाते हैं। कई विषयों पे मैं उन्हें देखता हूँ, बहुत सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। अभी इस समय किंतु परंतु की बात नहीं है, केवल राष्ट्र की बात है। राष्ट्र के साथ सीना ठोक के राहुल गांधी जी को भी खड़े रहना चाहिए। राहुल गांधी ने आपको कोरोना के समय से उससे पहले भी आगाह किया था। आप लोग राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से क्यों नहीं ली? राहुल गांधी ने कोरोना में आगाह किया था, चीन पे भी उन्होंने कई ट्वीट करके आगाह किया था, लेकिन आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर माननीय मोदी जी कोरोना के गंभीरता 2 महीने का ये लॉकडाउन नहीं करते तो आज इसकी संख्या कम से कम 50 लाख होती भारत में। आज माननीय मोदी जी की वजह से ही हम बहुत कंट्रोल किए हुए हैं कोरोना पर, जो कि बहुत हमारे यहाँ पर बहुत कम दर है, जबकि और देशों में बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। कंट्रोल कहाँ है? अब तो हम चौथे नंबर पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम 4 लाख से ज़्यादा हो गए। नहीं, अब इस समय 4 लाख ज़्यादा हुए ना। ये जो भारत के लोग हैं कम समझते हैं। आज बाज़ार खोलिएगा, कल बाज़ार खोलिएगा, हम ये हो रहा है वो हो रहा है। बाज़ार खोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लॉकडाउन रहता भी, उससे बहुत ज़्यादा सुधार रहता। तो आप मान रहे हैं कि बाज़ार खोलने का जो फैसला है वो गलत है? नहीं, बाज़ार खोलने का जो इस टाइम 3 दिन जो बाज़ार खोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बल्कि मेरा कहना तो ये है, बाज़ार 9 बजे तक ना खोल के शाम को 5 बजे 7 बजे तक खोला जाए। इनका कहना, सरकार का कहना है या बीजेपी के वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री के कारण ही यहाँ पे इतनी कम संख्या में संक्रमित मरीज हुए, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो मैं वेद प्रकाश जी की उस बात का जवाब देना चाहूँगा जो उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी सीना ठोक के खड़े रहें सरकार के साथ या देश के साथ, उस पर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लग सकता, क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने अपनी दादी की शहादत दी है, जिसके आतंकवादियों ने गोलियों से छाती को छलनी कर दिया था, जिसने अपने बाप की शहादत दी है स्वर्गीय राजीव गांधी की, जिसके चीथड़े उड़ा दिए थे बम मार के। 2-2 शहादत जिसने देखी हो, वो शेर, कांग्रेस का शेर आज भी हिंदुस्तान की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो। हमें तो ये बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले, आपने लॉकडाउन किया, इतना बड़ा पलायन कैसे हुआ? आपकी व्यवस्थाओं में कमी थी, गरीब मजदूर भूखा मर गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई रास्ते में,
उनको खाना तक नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी में खुद कमी है। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको फर्ज बनता है जवाब देने का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, वो हमारे सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं देश के, उनके समय में पूरे वर्ल्ड में जब मंदी का दौर आया था तब जीडीपी नहीं गिरी, उन्होंने जीडीपी को संभाल के रखा। और सरकार बनने के बाद जीडीपी, कोरोना काल को आप छोड़ दीजिए, कोरोना काल से पहले आप स्थिति देख लीजिए जीडीपी की क्या थी देश की। पंकज जी से एक सवाल है। पंकज जी, विपक्ष का काम ही है सवाल करना। अगर विपक्ष सवाल करता है, यानी राहुल गांधी अगर सवाल करते हैं, तो बीजेपी और सरकार इतनी चिढ़ क्यों जाती है? सवाल करना तो लाजमी है विपक्ष का, और मजबूत आवाज़ के साथ मजबूत सवाल पेश करना चाहिए। कि आज ब्लेम करा जाता है कि 62 के अंदर हम जंग हार गए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कुल मिलाकर बैकफुट पे है, उतनी विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रही जितनी ये कर सकते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ, इस पर देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए, न कांग्रेस को न बीजेपी को। ये राष्ट्र हित की बात है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाना चाहिए। 20 सैनिक की शहादत है, जिनमें एक कर्नल है। कितना बड़े मान सम्मान की ठेस बात है ये, शहादत हो जाना। किसी भी अखबार में, किसी भी मतलब ऑथोराइज मीडिया के अंदर ये नहीं बताया गया कि चीन के अंदर कितने मरे हैं, कितने हमने मार दिए। पर ये स्वाभाविक है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वहाँ मरे तो वो लोग भी होंगे। और शायद मैं एक देश प्रेमी होने के नाते ये कह सकता हूँ वो शायद 200, 400, 500 की संख्या में मरे हों। ये होना चाहिए। आज आपने अपने कॉलम में जिक्र भी किया इसका। नहीं, मैं एक आपको बात और बोलता हूँ कि ये संधि की बात करते हैं, हथियार लेके आप एलओसी पर, एलओसी और एलएसी, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था दोनों के लिए। मैं आपको क्लियर कर लूँ, एलएसी इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी का पर्पज ये है, जो संधि है उसके तहत 2 किलोमीटर तक ना उनकी सेना उस एलएसी के पास जाएगी ना हमारी जाएगी। जाएंगे तो कोई हथियार का वो नहीं करेंगे प्रयोग, कोई उसकी संभावना व्यक्त नहीं करेंगे। परंतु उसी संधि कब हुई थी, मैं मतलब कह सकता हूँ शायद बीजेपी के जितने लोग हैं उसमें बहुतों को ये भी ना मालूम संधि कब हुई थी। 1996 की वो संधि है, 1999 में दोबारा रिपीट हुई, 2005 में वही संधि दोबारा एप्लीकेबल हुई। उसी संधि के अनुच्छेद 6 के अंदर ये बोला गया है कि जब आप पे कोई हमला हो, कोई घात लगा कर आप पे हमला करे, तो उस हमले के आप जवाब किस प्रकार दें, ये कमांडर जो कमान ले रहा होता है उस टुकड़ी की, उसकी डिस्क्रिशन ही पावर है। यदि वो शहीद हो जाए, सेकंड इन कमान की पावर है, तो हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ये एक जायज प्रश्न है। इसको भी तोड़ मड़ोड़ के बोल देते हैं कि भाई संधि का पालन कर रहे थे, हथियार इस वजह से नहीं थे। तो ये कहाँ तक सही है? देश को इस विषय पर बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोई अनर्गल अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। राष्ट्र हित का सवाल है, चीन को मुंह तोड़ उसके तरीके से जवाब दें, यही एक अपेक्षा है मेरी। तो क्या संधि में इस बात का जिक्र है कि वहाँ पे जो एलएसी में सैनिक रहेंगे वो हथियार नहीं चलाएंगे? लेकिन अभी रक्षा मंत्रालय का एक आदेश आया, वो उन्होंने कह दिया कि अब कोई भी नहीं है, पूरी छूट रहेगी फायरिंग करने की। देखिए, संधि 2005 की है, आज 2020 में बैठे, 15 साल पुरानी, 6 साल से यही बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर आपको संधि के अंदर कमी नजर आ रही थी कि हथियार नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 6 का फिर दोबारा जिक्र करता हूँ मैं। अनुच्छेद 6 के अंदर ये है कि आप पर कोई घात लगा कर हमला करता है, आप पे कोई वार करता है, तो आपकी डिस्क्रिप्शन है। आप पे पत्थर से अटैक हो रहा है तो आप पत्थर से जवाब दें या ना दें, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। कमान की डिस्क्रिप्शन है, सेकंड इन चीफ की डिस्क्रिप्शन है। तो ये संधि का तो इस बात में प्रश्न नहीं होता। संधि को 20 सैनिक की शहादत के बाद उसमें अमेंडमेंट का हो जा रहा है कि संधि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज भी वार्तालाप का दौर चालू है। एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर वार्ता चल रही है, दूसरी कमांडर के लेवल पर वार्ता चल रही है, दो क्षेत्र में वार्ता चल रही है। तो ये सही नहीं है। जी हाँ, भारत के लोग सभी जानते हैं कि चीन हमेशा धोखेबाज देश रहा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी चीन नहीं गई। हमारे जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी, वो 6 साल के कार्यकाल में 6 बार चले गए। उन्हें गुजरात में बुलाया चीन के राष्ट्रपति को, वहाँ झूला झुलाया, फिर गलवान के नाम पे धोखा दिया, फिर पीठ पे छुरा घोंपा। इससे पहले डोकलाम में किया। क्यों आप इतना चीन पे भरोसा करते हैं? ये चीन पे भरोसा नहीं कर रहे। माननीय मोदी जी की ये नीति है। कल तक जो हमारे देश इधर उधर था, आज हमारा देश बहुत ऊंचाई पे, मोदी जी की वजह से बहुत आगे हैं। हमारी जो नीति है दोस्ती करने की नहीं है, दोस्ती करने की है, दुश्मनी करने की नहीं है। ये अलग बात है कि जो को हम जिसे दोस्त बनाते हैं वो गद्दार निकले, धोखाबाज निकले, ये एक अलग विषय है। ये विषय कैसे अलग हो सकता है? अगर जो धोखेबाज है उससे दोस्ती कैसे हो सकती है? नहीं, हमने कोशिश करी हुई, आदमी को दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोस्ती जो आप कहने झुलाने कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर आदमी धोखा देता है तो उसके साथ वैसे बर्ताव किया जाएगा।
क्या आप विजय चौधरी जी से यही सवाल, क्या धोखेबाज देश से दोस्ती हो सकती है? और मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में जिस तरह से चीन ने हमारे मार्केट पे कब्जा किया, हर दूसरा सामान चीनी प्रोडक्ट है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाइना को बढ़ावा दिया मोदी जी ने बहुत ज़्यादा, ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ तक इंदिरा गांधी जी के भी आपने सवाल किया, वो नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने एक दहशत बनाई हुई थी अपनी चाइना के मन में, एक दूर से इतनी दहशत बनी हुई थी कि चाइना बार बार हरकतें जो करता था उसको माकूल जवाब मिलता था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है देश में, पूरा देश साथ है चीन वाले मैटर पे, सर्वदलीय बैठक बुलाई, सब लोग वहाँ पहुँचे भी हैं। मेरा वेद प्रकाश जी से सिर्फ यही पूछना है कि सिर्फ ये बताएं कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं 20, वो हिंदुस्तान की सीमा में हुए हैं, चाइना की सीमा में हुए हैं? ये छोड़िए, ये विषय अब सवाल पहले हो गया। बताओ ना। नहीं, ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना, ये तो क्लियर होना चाहिए। एक मेरा सामाजिक प्रश्न है। एक हमारे यहाँ को आधी कहावत याद है, मैं आदरणीय वेद प्रकाश जी से भी और विजय चौधरी मेरे छोटे भाई से भी पूछना चाहूँगा। एक कहावत है, मैं भूल गया उसको, अजमाए हुए को अजमाए वो क्या कहलाए विजय जी? अजमाए को क्या अजमाना? नहीं, अजमाए वो क्या कहलाए? अगर दोबारा अजमाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? मैं भूल गया, कह रही है प्रश्न अछूता रहेगा। ठीक है, सवाल ये है कि चीन की नीयत कब तक साफ नहीं थी? आपके निगाहों में साफ नहीं थी वो? आप ही के टाइम में, आप ही के रेजिम के अंदर चाइना का व्यापार 70% बढ़ा। आप ही के रेजिम के अंदर चाइना की जो डिफेंस का बजट है वो हमसे तिगना हो गया। आप ही के रेजिम के अंदर ये बहुत सारी इसने हरकतें, डोकलाम आप ही के रेजिम के अंदर हुआ। तो ये कहाँ तक सही है? क्या मोदी जी चीन को समझने में कहीं चूक गए? मोदी जी कहीं भी चूक नहीं किए हैं। केवल उनकी यही बात है, दुश्मन को दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, उसको सुधारा जाए। लेकिन जो आदमी लगातार धोखा देते रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। चीन को सबक सिखाया जाएगा। जो भी चीन सामान आप देख रहे हैं, चाइना का सामान भारत में, अब उसे उसी तरीके से ट्रीट करके उसे बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया जाएगा चीन को। अब आपके जो पड़ोसी दोस्त थे, नेपाल, श्रीलंका, वो भी अब आंखें दिखाने लगे आपको? नहीं, नेपाल की जहाँ तक की बात है, वहाँ पे कम्युनिस्ट राज है। जब चुनाव हुए थे, कम्युनिस्ट राज है, वो हमेशा उल्टा बोलते हैं। कम्युनिस्ट राज है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे भी मधुर संबंध हो जाएंगे। क्या कहेंगे? देखो, पहले तो आपने कोरोना का सवाल किया था इनसे, मैं पहले कोरोना पर जवाब दे दूँ आप? जी। 30 जनवरी को जब पहला केस हिंदुस्तान में आया था, तो 12 फरवरी को पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। वहाँ कहा था कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है, आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद नहीं की, आप नमस्ते ट्रंप में लगे रहे। ठीक है, उसके बाद आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे। आपने कोरोना को बढ़ाने में पूरी की पूरी, उसमें बढ़ावा देने में सरकार का पूरी तरह मैं दोषी मानता हूँ सरकार को उसके अंदर। ठीक है, और जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, मैं मानता हूँ कि देश की जनता को अगर आप ये संदेश देना चाहते थे कि लॉकडाउन से कैसे बचना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है या सोशल डिस्टेंस में रहना है, तो उसके लिए 15 दिन 1 महीना बहुत था। आपने देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दी, आपने गरीब मार दिया, मजदूर को ख़त्म कर दिया, आपने व्यापारी को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, इतना लंबा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मेरा एक सवाल है कि इससे अलग हटकर आपके पास क्या प्लान है, तो क्या कहेंगे? मैंने अभी तो कहा ना, आप 15 दिन से 1 महीना काफ़ी था लोगों को समझाने के लिए। भाई आज भी तो 4 लाख से ऊपर पेशेंट हो चुका है, आपने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, अनलॉक 1 चल रहा है। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो ये काम तब भी हो सकता था। हमारे व्यापार व्यवस्थित रह सकते थे, गरीब मजदूर का जो इतना बड़ा पलायन हुआ है वो नहीं होता। देश अनलॉकडाउन पहले कर दिया जाता है। लॉकडाउन सिर्फ 15 दिन से 1 महीने तक ही रहना चाहिए था। अब इनसे क्या कहेंगे कि आपने लॉकडाउन बहुत ज़्यादा कर दिया, जिससे न इधर का सुधरा न उधर का। इधर कोरोना मरीज भी 4 लाख के ऊपर हुआ, उधर आर्थिक तौर पर हम एकदम बुरी स्थिति में पहुंच गए। अगर लॉकडाउन मोदी जी नहीं करते तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति होती, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है 130 करोड़ 130 करोड़ आबादी 130 करोड़ होती है, और देशों की जहाँ कुल आबादी है उससे ज़्यादा आबादी तो हमारे उत्तर प्रदेश की है।
तो यहाँ जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया सही किया है, लेकिन ये बात कहीं कहीं अफसरशाही की वजह से नुकसान हुआ है, वो एक अलग विषय है। अब आप नुकसान का ठीकरा अफसरशाही पे फोड़ रहे हैं। नहीं, वो सच बात है, वो सही नहीं कर पाए किसी भी कारण से। कह रहे हैं कि अफसरशाही की कुछ गड़बड़ी हुई है जिस वजह से व्यवस्था सही नहीं हो पाई। देखिए, सरकार भी इनकी, अफसर भी इनके, व्यवस्थाएं भी इनकी, फैसले भी इनके, ठीक है। मैं तो प्रधानमंत्री जी के फैसले को ही नहीं समझ पाया। भाई, आपका जब जो है कम पेशेंट थे तो लॉकडाउन, जब पेशेंट ज़्यादा हो गए तो अनलॉक, तो मैं तो इनकी व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाया। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर किसी अफसर ने कोई कमी की भी है किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार भी इनका है। अधिकतर राज्यों में सरकारें भी इनकी हैं। आप पर भी आरोप लगता है कि आप जब कोरोना संकट आया, जो राष्ट्रीय संकट है, उस पर सहयोग करने की बजाय आपने राजनीति शुरू कर दी। बसों को लेकर राजनीति की, मजदूरों श्रमिकों को भेजने को लेकर राजनीति की, छात्रों को पहुंचाने के लेकर राजनीति की। देखो भट्टाचार्य जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत शानदार सवाल उठाया। इसको मैं राजनीति नहीं मानता। हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने एप्लीकेशन लिख के परमिशन मांगी थी मुख्यमंत्री जी से। जब उन्होंने परमिशन दी थी, उसके बाद बसों का इंतजाम किया गया, बसें लाई गई। मैं मानता हूँ कि हो सकता है किसी का पोल्यूशन खत्म हो, किसी बस में कोई दिक्कत हो, लेकिन हो सकता है आप उतनी ख़त्म करके बाकी को व्यवस्था उसको यूज़ कर सकते थे। वो गरीब को ले जाने में, मजदूर को ले जाने में, वो कांग्रेस पार्टी सहयोगी तो करना चाहती थी। आप क्यों सहयोग नहीं लेना चाहते थे? आप बताएं, आप स्पष्ट करें उसको। आपने उसके बाद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी ने उसमें आंदोलन किया, वहाँ पे बैठे, धरने पर बैठे। पंकज मलिक जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, संदीप सिंह की जो सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी जी के, आपने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी, जेल में है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। जब आगरा में वो बस के मुद्दे पे बंद हुए थे, उसके बाद आगरा से उनको बेल मिल गई, तो आपने लखनऊ के दूसरे वाले केस में उनको उठाकर लखनऊ बंद कर दिया। तो सरकार सहयोग लेना नहीं चाहती। सरकार हिटलरशाही रवैये पे चली हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे वो देश की सरकार है, और हिटलरशाही रवैये को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस गरीब के साथ है, मजदूर के साथ है, किसान के साथ है, व्यापारी के साथ है। जी, आप हिटलरशाही तरीका अपना रहे हैं, बसों को ले नहीं रहे और लोगों की समस्याओं पे आपकी नज़र नहीं है। ऐसा नहीं है, बस की फिटनेस तो नहीं थी। 1000 बस की व्यवस्था की बात करते थे, उसमें नंबर मोटरसाइकिलों के भी थे, उसके नंबर टेम्पो के भी थे, उनमें कारों के भी नंबर थे। 1000 बस के नंबर नहीं थे पूरे। नहीं, लल्लू सिंह का क्या अपराध है जो आप अभी तक जेल में है? लगता है कि वेद प्रकाश जी को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं। पंकज जी, अब आप हमारा टाइम, मैंने भट्टाचार्य जी ये मान लिया कि उसमें कुछ नंबर हो सकता है बसों के ना हो सकता है इतनी बड़ी लिस्ट बनती है, कुछ गड़बड़ हो जाए किसी से, ठीक है, लेकिन जितने बसों के नंबर थे आपने उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बस कांग्रेस तो सहयोग सरकार का ही तो करना चाहती थी, और आप सहयोग लेना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आपके पास बसें हैं तो आपने कोटा से बच्चों को देश के दूसरे शहरों में उनके घरों में क्यों नहीं भेजा? इसके लिए यूपी को यहाँ से बस क्यों भेजनी पड़ी? देखो सुनो, जिसकी सरकार, जहाँ सरकारें हैं वहाँ ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने हेल्प करी है, मदद करी है। और आपने पैसे मांगे, बिल 36 लाख के 19 लाख के एक बिल दिए गए। किसको दिए बिल? उत्तर प्रदेश सरकार को। किसने दिए बिल? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने कहाँ बिल दिए? देखो सुनो, उनसे डीजल का किराया मांगा गया, डीजल का वो मांगा गया था। अब मुद्दा देखो सुनो, मुद्दा चला आपका बस वाला। बस में मैं तो गांधी फैमिली, गांधी परिवार जो है वो सरकार के साथ थी, चीन वाले मुद्दे पे भी साथ थी, कोरोना वाले मुद्दे पे भी साथ थी, और है। उसका उदाहरण हम दे चुके हैं आपको। हमने बस बॉर्डर पे भेज दिया, आपने लीक क्यों नहीं? जब बात राजनीति उसमें भारतीय जनता पार्टी ने की, बस वाले मुद्दे पे कांग्रेस ने नहीं। जब बात राष्ट्रीय संकट की आएगी तो कांग्रेस का कहना है कि वह सरकार के साथ है। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी इस पूरे बहस का समअप कर रहे। मैं तो बस यही दोनों सम्मानित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक बार मिलकर जय हिंद बोल दो, कम से कम चीन मुद्दे पर तो जय हिंद बोल दो मिलकर। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक जगह आ जाओ, राजनीति मत करो। और
मजदूरों की समस्या आई चली गई, हमारे देश पे कोई धब्बा नहीं लगा, उस पर राजनीति करी गई हो जाती है। 20 सैनिकों की शहादत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर राजनीति से अपने आप को पीछे लेके आए और देश के लिए अपने आप को आगे लेके आए। इसी संदेश के साथ मैं इनके जय हिंद दोनों मिलके बोल रहे हैं एक बार। जी हाँ, राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन चीन का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर सभी दलों को एक साथ खड़ा होगा पड़ेगा, तभी चीन को करारा जवाब मिल पाएगा। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।